देखिएगा आज अपन जो नया टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम अपने पास क्या है, उसका नाम अपन देखो। मैंने कल आपकी क्लास को अक्रिय गैसों में और कहाँ छोड़ा था, मैंने कल आपको अक्रिय गैसें और मैंने आपको उपधातु बताई थी। आज अपन एकदम से नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है ईंधन। देखो साथियों, आज अपन कोशिश करेंगे कि अपना रसायन विज्ञान समाप्त हो जाए। अपना रसायन विज्ञान क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैं आज आपको जो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है जो अपने पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैं बात करूंगा ईंधन की। देखिएगा साथियों, अब कोई भी आप लोग कमेंट नहीं करना, ठीक है। मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब एक बार कुछ समय के लिए केवल और केवल बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि समय का अभाव है, अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए आप। तो अब अपन पढ़ते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है ईंधन अर्थात फ्यूल। एक बार समझने की कोशिश करना साथियों आप लोग कि ये फ्यूल अर्थात ये ईंधन क्या होता है। अगर मैं बात करूं इस ईंधन की, अगर मैं बात करूं इस फ्यूल की, ये फ्यूल क्या होता है। देखिएगा, सपोज करो कि मेरे पास कोई कोयला है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि कोई आपसे पूछे कि ईंधन कैसा होना चाहिए, फ्यूल कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं कुछ पॉइंट्स। अगर मैं मान लो आपसे कहूं कि ईंधन कैसा होना चाहिए, ईंधन का उसमें मान ज्यादा होना चाहिए। ईंधन का उसमें मान ज्यादा होना चाहिए। मतलब अपने पास अच्छा ईंधन कौन सा होता है। अगर मैं बात करूं अच्छा ईंधन अपने पास कौन सा होता है, तो इसमें अपन को पता होना चाहिए कि उसका उसमें मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मान लो कि मैं कोई भी ईंधन लेता हूं, कोई भी मैं ईंधन लेता हूं, अगर मान लो कि उसके अंदर अपन को उष्मा तो ज्यादा मिलती हो, लेकिन उसमें अपशिष्ट जो कचरा है अगर वो कम से कम बचे, तो वो ईंधन क्या होगा, अच्छा होगा। इसका मतलब उसमें उष्मा क्या निकलनी चाहिए, ज्यादा निकलनी चाहिए। उष्मा क्या निकलनी चाहिए बताओ, ज्यादा निकलनी चाहिए। पहला पॉइंट तो अपने पास क्या हो गया, ये हो गया। अगर मैं बात करूं 2 नंबर के पॉइंट की, ईंधन क्या होना चाहिए। आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ईंधन कैसा होना चाहिए बताओ, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा ईंधन नहीं लेना है जो आसानी से उपलब्ध आपको नहीं हो पाए। हमेशा ईंधन वही अच्छा होता है, वही अच्छा माना जाता है जो आसानी से अपन को उपलब्ध हो जाए। देखो 3 नंबर पे मैं बात करता हूं, ईंधन अपने पास कैसा होना चाहिए। ईंधन अपने पास हमेशा परिवहन योग्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बताओ, परिवहन योग्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपन को जो भी ईंधन लेते हैं, जैसे मान लो कि मैं पेट्रोलियम लेता हूं, तो पेट्रोलियम एक देश से जब अपन दूसरे देश में लाते हैं, तो वो परिवहन योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको अपन ढो ही नहीं सकते हैं, उसको अपन ढो ही नहीं सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आगे बात करूं अगर मैं आगे बात करूं तो ईंधन कैसा होना चाहिए, ईंधन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अपशिष्ट पदार्थ कम से कम हो। अपशिष्ट पदार्थ बताओ क्या हो, कम से कम होना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थ क्या होना चाहिए बताओ, कम से कम होना चाहिए। अगर मैं आपको आगे लेकर के चलूं, अपने पास ईंधन कैसा होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि ईंधन अपने पास ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं उसको थोड़े सा भी ताप दूं, अगर मैं उसको थोड़ा सा भी ताप दूं तो वो अच्छे से जल जाना चाहिए। इसका मतलब प्रज्वलन ताप कम होना चाहिए। प्रज्वलन ताप कम होना चाहिए। प्रज्वलन ताप कैसा होना चाहिए बताओ, प्रज्वलन ताप कम होना चाहिए।
अगर मैं और बात करूं, देखो ये मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, ये अपन को पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि अपने पास अच्छा ईंधन कौन सा माना जाता है, हमेशा अच्छा ईंधन होता है ना, वो गैसीय फॉर्म में होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अब एक बार गौर करना, यहां पर मैंने आपको अभी भी एक नाम लिखाया है, उष्मीयमान। इस उष्मीयमान का मतलब क्या होता है? सर कौन सा पदार्थ गैस, द्रव एंड ठोस में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ गैस, द्रव एंड ठोस में पाया जाता है? पदार्थ में समझा नहीं आपका पर्सन, कौन सा पदार्थ गैस? देखो अगर मैं बात करूं पानी की, देखो अगर मैं बात करूं पानी की, तो आपको पता होगा जो पानी होता है, वो पानी जब ठोस अवस्था में होगा, जब पानी ठोस अवस्था में होगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बर्फ बोलेंगे। जब ये पानी द्रव अवस्था में होगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे? जब पानी द्रव अवस्था में होगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन जल या पानी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? जल या पानी। लेकिन यही जल या पानी, यही जल या पानी जब गैस अवस्था में होगा तो इसको अपन क्या बोलते हैं? वाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? वाष्प बोलते हैं। अगर आप यही पूछना चाह रहे हो तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, सिमरन जी इसका उत्तर मेरे पास क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। आप पूछ रहे हो कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो गैस में भी होता है, द्रव में भी होता है, ठोस में भी होता है? उसका नाम है पानी। पानी अपन को सब रूप में मिल जाएगा। अब एक बार गौर करना, अपन को ये पता होना चाहिए कि ये उष्मीयमान वास्तव में होता क्या है। सपोज करो एक बार आप कि मैं 1 किलो लकड़ी जलाता हूं, मान लो कि मैं 1 किलो लकड़ी जलाता हूं और मैं 1 किलो पेट्रोलियम तेल जलाता हूं। अब आपको ये चेक करना है कि किसमें से आपको उष्मा ज्यादा मिलेगी। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पेट्रोलियम से उष्मा ज्यादा मिलेगी और लकड़ी से उष्मा क्या मिलेगी? कम मिलेगी। एक चीज आप और ये भी नोटिस करोगे कि जो लकड़ी है उस लकड़ी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा? ज्यादा होगा। अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा बताओ? ज्यादा होगा। जबकि पेट्रोलियम में क्या होगा बताओ? कम होगा। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे अच्छा अगर मैं गैस ईंधन बताऊं तो गैसीय ईंधन होता है, उसके बाद में क्या होता है? द्रव ईंधन होता है, और उसके बाद में क्या होता है बताओ? ठोस ईंधन। इसका मतलब अगर मैं इन तुलना करूं तुलनात्मक रूप से, तो ठोस क्या होता है? सबसे खराब ईंधन माना जाता है। और सबसे अच्छा किसको माना जाता है? गैस को माना जाता है। सर वीडियो रुक रही है, वीडियो रुक रही है मतलब समझा नहीं मैं, बफरिंग हो रही है, क्या हो रही है? अब एक बार गौर करना आप, ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था उसमें मान क्या होता है। अगर मान लो कि आप 1 ग्राम, अगर आप 1 ग्राम कोयले को या ईंधन को जलाते हो तो उससे प्राप्त होने वाली उष्मा, 1 ग्राम ईंधन को जलाने से प्राप्त उष्मा क्या कहलाती है? यहां पे लिख देता हूं मैं, 1 ग्राम ईंधन के दहन से, 1 ग्राम ईंधन के फलस्वरूप 1 ग्राम ईंधन के दहन के फलस्वरूप उत्पन्न उष्मा, मतलब 1 ग्राम ईंधन के दहन से। सर प्लीज चेक करो। ओके ओके, मैं टेक्निकल टीम को कहता हूं कि वो चेक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्राम ईंधन के दहन के फलस्वरूप उत्पन्न उष्मा क्या कहलाती है बताओ? उत्पन्न उष्मा मेरे पास उष्मीयमान कहलाती है। अब एक बार गौर करना आप लोग, ईंधन अपन को इतना पढ़ना है। अगर कोई आपसे पूछे कि ईंधन का प्रकार क्या होता है, अच्छा ईंधन कौन सा होता है, एक बार गौर करना आप। मैं बता रहा हूं आपको ईंधन के प्रकार।
ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। ईंधन कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 3 प्रकार के होते हैं। पहला ईंधन कौन सा बताओ? ठोस ईंधन। दूसरा कौन सा है? द्रव ईंधन। और तीसरा कौन सा है? गैस ईंधन। कौन सा ईंधन है बताओ? गैस ईंधन। सर सही चल रही है वीडियो। ओके मोहित जी, ओके ओके। देखो अगर मैं बात करूं ठोस की, देखिए साथियों, अगर मैं बात करूं यहां पर ईंधन की, अगर मैं बात करूं यहां पर ठोस की, तो अपने पास ठोस के प्रकार क्या क्या है? अगर मैं बात करूं ठोस की, तो अपने पास हो जाएगा कोयला, चारकोल, कोक और काजल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास किस रूप में? अगर मैं बात करूं द्रव रूप में, तो द्रव रूप में मेरे पास क्या हो जाएगा? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और भी अपने पास हो सकता है। और भी अपने पास क्या है? हो सकता है। अगर मैं बात करूं गैस की, मेरे पास गैसीय ईंधन कौन सा होता है? अब मैं आपको बता देता हूं, गैसीय ईंधन बहुत प्रकार के होते हैं। गैसीय ईंधन मेरे पास क्या होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले मेरे पास गैसीय ईंधन कौन सा है, तो आपको लिखना है कोल गैस। कौन सा गैस है? कोल गैस। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, बायोगैस। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगी? प्रोड्यूसर गैस। अगर मैं उसके बाद में बात करूं, तो मेरे पास हो जाएगी जल गैस। उसके बाद में मेरे पास क्या हो जाएगी बताओ? एलपीजी गैस। उसके बाद में मेरे पास क्या हो जाएगी बताओ? सीएनजी गैस। क्या हो जाएगी मेरे पास? सीएनजी गैस। मेरे पास क्या हो जाएगी बताओ? प्राकृतिक गैस। अगर मैं और बात करूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगी? सिगरेट लाइटर वाली गैस। सिगरेट लाइटर में जो गैस होती है वो गैस। अपने पास इस प्रकार से कुछ गैसें होती है। अपन इसका अध्ययन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखो अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करूं अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ईंधन है, तो अपने पास क्या बताओ? द्रव ईंधन है। कौन सा ईंधन है बताओ? द्रव ईंधन है। अब एक बार आपको ये याद रखना है कि अपने पास, देखो एक बार अगर मैं बात करूं यहां पर, आपको कोई पूछेगा कि सबसे अच्छा ईंधन किसको माना जाता है, तो एक बात अपने पास याद रखनी है कि एक अपने पास ईंधन है जिसको अपन क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन अपन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस को बोलते हैं। भविष्य का ईंधन अपन किसको बोलते हैं बताओ? भविष्य का ईंधन अपन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस हाइड्रोजन गैस को कहाँ काम में लेते हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस H2 गैस को कहाँ काम में लेते हैं, तो ये H2 गैस पता है कहाँ काम आती है? ये H2 गैस कहाँ काम आती है? ये रॉकेट ईंधन में। द्रवित हाइड्रोजन के रूप में।
ये पर्सन हाल फिलहाल के अंदर एक पेपर हुआ था रिको का, हाल फिलहाल के अंदर अपने राजस्थान में एक पेपर हुआ था रिको का। उस रिको के पेपर में प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है? अरे सिमरन जी मैं आपको बताऊंगा, हर गैस से बताऊंगा, कोल गैस भी बताऊंगा, बायोगैस भी बताऊंगा, प्रोड्यूसर भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, और सबको याद करने का आपको लॉजिक तक बताऊंगा। बस केवल आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। देखो रॉकेट ईंधन में क्या होता है, रॉकेट ईंधन में द्रवित हाइड्रोजन के रूप में ईंधन होता है। रॉकेट ईंधन में क्या होता है बताओ? द्रवित हाइड्रोजन। अब ये मैंने क्यों पूछा आपसे, ये मैंने आपको क्यों बताया? हाल फिलहाल में एक पेपर लगा था रिको का अपने राजस्थान के अंदर, एलडीसी का। उसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि रॉकेट के अंदर हाइड्रोजन, सॉरी, रॉकेट के अंदर, रॉकेट में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के किस रूप को काम में लिया जाता है? हाइड्रोजन गैस के रूप में, द्रव के रूप में, या गैस रूप में, या फिर एक प्रकार और था अपने पास मिक्स रूप में? तो आपको याद रखना है वो हमेशा द्रवित रूप में होती है। किस रूप में होती है बताओ? द्रवित रूप में। इसको अपन भविष्य का ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे अपन को जो उसमें मान होगा, कोई आपसे पूछ लेगा कि इस हाइड्रोजन का उसमें मान कितना होता है, अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि इस हाइड्रोजन गैस का उसमें मान कितना होता है, तो इसका उसमें मान कितना होता है बताओ? 50 जूल प्रति केजी। कितना होता है बताओ? 50। एलपीजी कितने प्रतिशत होता है? मैं आपको सब बताऊंगा, मानवी जी, सिमरन जी, मोहित जी। एक बार आप थोड़ा सा जो पढ़ रहा हूं उसके ऊपर फोकस करिए, आप आगे मत जाइए, एडवांस मत जाइए। मैं कह रहा हूं ये टॉपिक खत्म तो होने दीजिए आप लोग। आपका एक सिंगल सवाल भी अगर बच जाए तो मुझे बता देना। समझ रहे हो आप मेरी बातों को? मैं आपको एक सिंगल सवाल भी नहीं छोड़ूंगा, अपन हर चीजें टच करेंगे। देखो हाइड्रोजन का उसमें मान कितना होता है? 50 जूल इतना होता है। देखो यहाँ इसका कौन सा ईंधन बोलते हैं? भविष्य का ईंधन। इसका मतलब ये भविष्य में ईंधन बनने वाला है, लेकिन ये ईंधन बनता क्यों नहीं है? अगर अपन आज के 20 साल पहले किताबों में पढ़े, तो अपन 20 साल पहले भी अपन को किताबों में यही मिलता था कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। और आज भी अपन किताबें पढ़ते हैं तो आज भी अपन को यही बात पढ़ने को मिलती है कि हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब इसका कारण क्या है? ये बार बार यही मिलता है अपन को। इसका कारण ये है कि हाइड्रोजन गैस को जलाने पर, हाइड्रोजन गैस को जलाने पर ये क्या बन जाता है बताओ? पानी बन जाता है। हाइड्रोजन गैस को जलाने पर क्या बन जाता है बताओ? पानी बन जाता है। अब ये पानी कैसे बन जाता है इसके ऊपर आपको फोकस करना है। सपोज करना एक बार आप लोग, कैसे बन जाता है? देखो मेरे पास यहाँ पर है H2 और यहाँ पर मेरे पास क्या है बताओ? O2। मतलब मेरे पास हाइड्रोजन के दो अणु हैं। हाइड्रोजन के कितने अणु बताओ? मेरे पास दो अणु हैं हाइड्रोजन गैस के। इसका मतलब अगर मैं क्रिया करूंगा तो क्या बन जाएगा? 2H, क्या बन जाएगा साथियों मेरे पास? 2H2O बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया बताओ? ये यहाँ पर ये क्या बन गया? जल बन गया, अर्थात ये क्या बन गया बताओ? पानी बन गया। इसका मतलब जब हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो ये क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। ना जाने कितनी ही बार ये पेपर पर्सन, मतलब पेपर के अंदर ये पर्सन ना जाने कितने ही बार आ चुका है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कुछ बातें मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में बताई, ये आपको हर हाल में ध्यान रखनी होगी। अब देखो अगर मैं बात करूं इस कोयले की, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोयला लिखा हुआ है। तो आपने कोयले के 4 प्रकार पढ़े होंगे। आपने कोयले के 4 प्रकार पढ़े होंगे। पहला कोयला कौन सा है? दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमनी, चौथा कौन सा है? एंथ्रासाइट। चौथा मेरे पास क्या बताओ? एंथ्रासाइट। अब एक बार गौर करना आप लोग, एक बार गौर करना आप लोग, अगर मैं स्पीड की बात करूं, एक बार अगर गौर करना स्पीड की बात करूं, तो आप हमेशा याद रखना, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो। आप देखना एंथ्रासाइट कहां से आता है? ए से, बिटुमनी बी से, लिग्नाइट एल से,
और ये। अब एक बार गौर करना, आपको याद क्या रखना है। देखो मैं इसको जल्दबाजी में ऐसे लिख देता हूं, मैं जल्दबाजी में एल को ऐसे लिख देता हूं, तो ये क्या पढ़ा जाएगा बताओ, वी पढ़ा जाएगा। और आपको एक पार्टी का नाम याद होगा, एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जब अपन कॉलेज के अंदर या फिर स्कूलों में जब चुनाव होते हैं तो कौन सी पार्टी होती है, एबीवीपी होती है या फिर एसएफआई होती है। तो ये जो एबीवीपी है ये आपको याद रखना है। वी से आपको एल पढ़ना है, वी नहीं पढ़ना है। ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमनी और एल से लिग्नाइट और पी से क्या हो जाएगा, पीट हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है, आपसे कोई पूछेगा कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है, देखो ये सर्वोत्तम निम्न क्वालिटी का क्या है बताओ, सर्वोत्तम निम्न क्वालिटी का कोयला है। अगर मैं लिग्नाइट की बात करूं, अगर मैं लिग्नाइट की बात करूं तो लिग्नाइट मेरे पास क्या हो जाएगा, लिग्नाइट मेरे पास क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एंथ्रासाइट का तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ। सर्वोत्तम किस्म का कोयला हो जाएगा। अगर मैं लिग्नाइट की बात करूं तो आपको पता होगा कि अपने पास एंथ्रासाइट ज्यादा नहीं मिलता है। देखो एक बार समझने की कोशिश करना, एक बार आप लोग देखो, सपोज करो ये मेरे पास पृथ्वी है, ये मेरे पास क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी के नीचे, इस पृथ्वी के नीचे अलग अलग लेयर्स होती है। जब अपन खोदते हैं इसके नीचे, मतलब आपको इस प्रकार से नीचे क्या मिलेगा, ये कोयला मिलेगा। जब आप नीचे जमीन को खोदते हो तो आपको पता होगा कि बहुत साल पहले, बहुत वर्षों पहले धरती के नीचे कुछ पेड़ पौधे वायुमंडलीय घटनाओं के कारण इस जमीन में दब गए थे। और आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो जमीन के अंदर क्या होता है, ताप बढ़ता है। ताप बढ़ने से वो जो वृक्ष थे जो जमीन के नीचे दब चुके हैं वो क्या बन गए, अब कोयला बन गए। और जो कोयला जितना नीचे दबा होगा उसकी प्राप्ति उतनी ही क्या होगी, दुर्लभ होगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं सबसे दुर्लभ कोयला कौन सा है, इसको अपन कौन सा कोयला बताओ, सबसे दुर्लभ कोयला बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसकी प्राप्ति सुलभ नहीं होती है, इसकी प्राप्ति बहुत दुर्बल होती है, बहुत कठिन होती है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, दुर्लभ कोयला बोलते हैं। अब एक बार गौर करना, ये क्या होता है कि पृथ्वी में सबसे नीचे पाया जाता है कौन सा, एंथ्रासाइट। तो सबसे अच्छी किस्म का कोयला यही होता है, क्योंकि आप जितनी मेहनत करोगे उतने ज्यादा निखरोगे। इसके अंदर भी क्या है, ये जितनी गहराई में जाएगा उतना अच्छा बनता जाएगा। और ये जो कोयला होता है ये आपको यहीं पर ही मिल जाएगा। का मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, पीट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहीं पर आपको पीट मिल जाएगा। अब ये देखो सर्वोत्तम किस्म का होता है, लेकिन सॉरी सर्वोत्तम निम्न क्वालिटी का कोयला, सर्वोत्तम निम्न क्वालिटी का कोयला ये सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। अगर मैं बात करूं ये कौन सा कोयला बताओ, सर्वाधिक प्राप्य कोयला है। मतलब सबसे ज्यादा कोयला अपने आसपास अगर अपन देखें तो वो कौन सा है, सर अभी कोयले की कमी। देखो सर्वाधिक प्राप्य कोयला कौन सा है, सर्वाधिक प्राप्य कोयला कौन सा है, लिग्नाइट है। सर्वाधिक प्राप्य कोयला कौन सा बताओ, लिग्नाइट है। अगर मैं बिटुमनी की बात करूं तो बिटुमनी एवरेज पाया जाता है। ये क्या होता है बताओ, एवरेज पाया जाता है। हाँ आपने बिल्कुल सही बताया है अजय जी, आपने बिल्कुल सही बताया है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, इसके अंदर अगर मैं बात करूं किसकी बताओ, देखो अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी, अगर मैं यहां पर बात करूं इसके परसेंटेज की, तो इसके अंदर अधिकतर 90 से 95% क्या होता है बताओ, कार्बन होता है। इसमें 90 से 95% क्या होता है बताओ, कार्बन होता है। और सबसे कम किसमें होता है, इसमें लगभग 30 से 40 या 40 से 50% क्या होता है बताओ, कार्बन होता है। और बाद में क्या होता है बताओ, ये घटता जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा अवशिष्ट किसमें बचता है, तो सबसे ज्यादा अपशिष्ट इसमें बचता है और सबसे कम, सर सभी जगह
सिमरन जी, आप मेरी बातों को समझ नहीं पाई, मैं क्या बताना चाह रहा था। देखो, जब वायुमंडलीय घटनाएं होती है, जब वायुमंडलीय घटनाएं होती है तो कुछ पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब जाते हैं, और जैसे जैसे अपन जमीन के नीचे जाते हैं ना, तो क्या होता है, ताप बढ़ता है। क्या होता है, ताप बढ़ता है। समझने की कोशिश करना आप लोग, समझ में आ जाएगा, मुझे पता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार वापस से समझना। सपोज करना कि ये मेरे पास एक लेयर है, ये पृथ्वी की लेयर है। मुझे एक चीज बताओ, जैसे जैसे अपन धरती के नीचे जाएंगे, जैसे जैसे अपन धरती के नीचे जाएंगे, क्या होगा बताओ, तापमान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मुझे चीज बताओ, जितना ज्यादा नीचे जाएंगे तापमान उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और वो जो अपने पास वृक्ष था वो उतना ही अच्छा कोयला बन जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर मैं यहीं तक ही जाऊंगा तो उसको अच्छे से ताप नहीं मिल पाएगा, उसको अच्छे से ताप नहीं मिल पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो कोयला अधजला रह जाएगा, वो आधा जलेगा और आधा ऐसा का ऐसा लकड़ी के रूप में रह जाएगा। तो उस कोयले से बाद में जब अपन प्राप्त करते हैं तो उस कोयले में कचरा ज्यादा निकलता है, ईंधन कम निकलता है। और जैसे जितना ज्यादा नीचे रहेगा तो उसको तापमान अच्छे से मिल चुका होगा, और उसमें से जितने भी अपशिष्ट कण थे वो निकल चुके होंगे, और केवल कार्बन बचेगा। समझ गए आप। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अपन को ज्यादा इसके ऊपर पीएचडी नहीं करनी है, आपको बस इतना ही याद रखना है। कई बार आता है कि निम्न में से किसको भूरे कोयले के रूप में जानते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, भूरा कोयला बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, भूरा कोयला बोलते हैं। देखो मानवी जी, ये तापमान फिक्स नहीं होता है, कितना होता है मुझे खुद को पता नहीं है, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे अपन धरती के नीचे जाएंगे तापमान क्या होता है, बढ़ता है। समझ गए आप। लेकिन इसका कितना होता है ये अपन अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि अलग अलग वेरी करता है ये। अब देखो, अपन चलते हैं आगे की ओर। मैं अब आपको क्या बताऊंगा, अब आपको बताऊंगा पेट्रोल और डीजल। अगर मैं बात करूं पेट्रोल और डीजल की, अगर मैं बात करूं किसकी बताओ, पेट्रोल और डीजल की, पेट्रोल और डीजल की बात करूं, अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो अपन किससे मापते हैं। अगर मैं बात करूं, अपन डीजल की गुणवत्ता किससे मापते हैं, पेट्रोल की गुणवत्ता अपन ऑक्टेन संख्या से मापते हैं। किससे मापते हैं, ऑक्टेन संख्या से मापते हैं। अगर मैं डीजल की बात करूं तो डीजल की अपन किससे मापते बताओ, सीटेन संख्या से मापते हैं। किससे मापते हैं बताओ, सीटेन संख्या से मापते हैं। अब मैं आपको और बता देता हूं, अगर ये ऑक्टेन संख्या जितनी ज्यादा होगी, अगर ये ऑक्टेन संख्या जितनी ज्यादा होगी, पेट्रोल उतना ही क्या होगा, खराब होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि उस पेट्रोल में उतने ही ज्यादा क्या होंगे, प्रदूषित रहित तत्व होंगे। इसका मतलब जितने ज्यादा ऑक्टेन संख्या, उसमें उतने ही ज्यादा क्या होंगे, प्रदूषक तत्व होंगे। जैसे मैं बात करूं लेड, जैसे मैं बात करूं पारा, जैसे मैं बात करूं और भी अपने पास होते हैं जैसे सल्फर, या क्या हो जाएंगे बताओ, मेरे पास प्रदूषक तत्व हो जाएंगे। इसका मतलब आपको कोई पूछेगा कि ऑक्टेन संख्या जितनी ज्यादा होगी पेट्रोल की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी या खराब होगी, पेट्रोल की गुणवत्ता उतनी ही खराब होगी। अगर मैं बात करूं सीटेन संख्या की, अगर मैं बात करूं सीटेन संख्या की, सीटेन संख्या जितनी ज्यादा होगी डीजल उतना ही अच्छा होगा। डीजल उतना ही क्या होगा बताओ, अच्छा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे अच्छे किस्म का डीजल कौन सा है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन सा है, सबसे अच्छा डीजल किसको मानते हैं अपन, ग्रीन डीजल।
अगर मैं बात करूं सबसे अच्छा डीजल कौन सा होता है बताओ, ग्रीन डीजल होता है। एक पर्सन आता है कि सबसे एक पर्सन आता है कि प्रदूषण रहित डीजल कौन सा है, प्रदूषण रहित डीजल कौन सा है, इसको अपन बोलते हैं सिटी डीजल। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, सिटी डीजल बोलते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा कोयला, यस कविता जी आपने बिल्कुल सही बताया है कि राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वह है लिग्नाइट, लेकिन भारत में बिटुमिनस पाया जाता है, ये आपने बिल्कुल सही बताया है। देखो अगर मैं बात करूं सिटी डीजल की, अगर मैं बात करूं सिटी डीजल की, तो सिटी डीजल का अन्य नाम और क्या होता है, अगर मैं सिटी डीजल की बात करूं तो इसका अन्य नाम क्या होता है, इसका अन्य नाम होता है अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल ये होता है अपने पास। अब एक बार गौर करना, आपने अक्सर देखा होगा कि जो पेट्रोल होते हैं, पेट्रोल से चलने वाले जितने भी इंजन होते हैं, जितनी भी गाड़ियां होती है, वो ज्यादा आवाजें करती है। जब अपन तेल डलवाने जाते हैं, जब तेल डलवाने जाते हैं तो जो पेट्रोल वाले होते हैं वो अपने पास एक पाउच रखते हैं, उस पाउच को क्या करते हैं, उस तेल के अंदर डाल देते हैं। उससे क्या होता है, अपने गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती है और अपना जो इंजन है वो क्या करता है, फटफट नहीं करता है। इसका मतलब अपने इंजन होता है ना, उस इंजन के अंदर क्या होता है बताओ, अपस्फोटन होता है। क्या होता है बताओ, अपस्फोटन। उस इंजन के अंदर क्या होती है बताओ, फटफट की आवाज आती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो इंजन होता है उस इंजन के अंदर पिस्टन लगा रहता है, पिस्टन जब ऊपर नीचे मूवमेंट करता है तो वहां पर एक स्पार्क प्लग लगा रहता है। अपन को ज्यादा पीएचडी नहीं करनी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि अपना जो इंजन होता है उस इंजन के ऊपर ही ऊपर देखो इस प्रकार से, यहां पर तो एक स्पार्क प्लग रहता है और यहाँ पर क्या रहता है, अपना एक पिस्टन रहता है और वो पिस्टन एक शाफ्ट से जुड़ा रहता है, यहाँ पर वो घूमता है। अब ये क्या होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। जब ये नीचे जाएगा, सर पेट्रोल जमीन से कैसे निकाला जाता है ये अब आपको बताऊंगा, अजय चौधरी जी बताऊंगा मैं आपको। एक बार गौर करना, जब ये पिस्टन ऊपर नीचे घूमता है ना तो यहाँ पर ये स्पार्क प्लग लगा रहता है। क्या लगा रहता है बताओ, स्पार्क प्लग लगा रहता है। अब स्पार्क प्लग क्या करता है, ये फक 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 मतलब पेट्रोल की आग लगाता है। आग लगाने से क्या होता है, विस्फोट सा होता है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, अपस्फोटन होता है। तो मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूँ, अपस्फोटन रोधी पदार्थ के रूप में। अपस्फोटन पदार्थ के रूप में पेट्रोल में क्या मिला जाता है, पेट्रोल में मिला जाता है टेट्रा एथिल लेड। क्या मिला जाता है, TeL मिला जाता है। इसका मतलब होता है टेट्रा एथिल लेड। क्या मिलाया जाता है बताओ, टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है साथियों, टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये क्या है बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब मैं एक बार अजय जी को बता देता हूं कि पेट्रोल और डीजल को कैसे जमीन से निकाला जाता है। एक बार इसको आप समझने की कोशिश करना। आप अजय जी एक बार आपका ध्यान केवल बोर्ड पर होना चाहिए। अब आपको मैं समझाता हूं। आपने जब भी आप कहीं जाते हो, मान लो कि बाइक से गाड़ी से, जब अपन पेट्रोल पंप पर जाते हैं, अपन बोलते पेट्रोल पंप है, लेकिन वास्तव में इसका नाम होता है पेट्रोलियम पंप। क्या होता है बताओ, पेट्रोलियम पंप होता है। पेट्रोल पंप में तो केवल पेट्रोल मिलना चाहिए था ना, फिर डीजल क्यों मिल जाता है वहां पे। लेकिन वास्तव में इसका नाम क्या होता है बताओ, पेट्रोलियम पंप होता है। और जो पेट्रोलियम होता है ना, ये एक प्रकार का कच्चा पदार्थ होता है। अपने पास बताओ क्या होता है बताओ, पेट्रोलियम होता है। और ये पेट्रोलियम पता है क्या होता है, ये पेट्रोलियम कच्चा पदार्थ होता है। इसका मतलब ही क्या होता है बताओ, कच्चा तेल होता है। अगर मैं बात करूं इसको अपन और क्या बोलते हैं, अगर आपको पता करना है इसको अपन और क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं काला सोना।
क्या बोलते हैं, काला सोना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एकदम काला कलर का होता है और इसी से अपन को ये पेट्रोलियम अपन को धरती से मिलता है, अपन को समुद्रों से मिलता है। अपन जब चट्टानों के नीचे जाएंगे तो चट्टानों के अंदर जो प्राकृतिक गैस बनती है, उस प्राकृतिक गैस के अंदर प्राकृतिक गैस भी बनती है, वहां से अपन को क्या मिलता है, पेट्रोलियम भी मिलता है। ये समुद्रों से ज्यादा मिलता है। जैसे आप बात करो ईरान की तरफ, सऊदी अरब की तरफ, वहां पर क्या होता है, तेल का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, वहां पे तेल बनता है और अपन वहीं से एक्सपोर्ट करते हैं। तो वहां पे क्या होते हैं, समुद्र होते हैं बहुत सारे, और समुद्रों के नीचे क्या मिलता है अपन को, पेट्रोलियम मिलता है। आपको पता करना होगा कि इस पेट्रोलियम को अपन क्या बोलते हैं, इस पेट्रोलियम को अपन तरल सोना भी बोलते हैं। इस पेट्रोलियम को अपन क्या बोलते हैं, तरल सोना भी बोलते हैं। इसी पेट्रोलियम को अपन साथियों क्या बोलते हैं, तरल सोना भी बोलते हैं। अब एक बार गौर करना, ये पेट्रोलियम कैसे निकलता है। इस पेट्रोल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार, तारपीन, डांबर, वैसलीन, जो अपने पास जूतों के पॉलिश करने वाली होती है, वो सब कैसे प्राप्त होता है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, प्रियंका जी हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, आप अपनी ऊंचाइयों को छुओ, मैं तो यही आशा करता हूं आप लोगों से। सुधीर जी, काला सोना अफीम को भी बोलते हैं और काला सोना अपन पेट्रोलियम को भी बोलते हैं। गलत नहीं बताया आपको, काला सोना अफीम को भी बोलते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन काला सोना पेट्रोलियम को भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना आप। देखो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस पेट्रोलियम को, अगर मान लो इस पेट्रोलियम को जब उच्च ताप पे गर्म करूंगा, जब मैं पेट्रोलियम को उच्च ताप पर गर्म करूंगा, कहने का मतलब यह है, जब पेट्रोलियम को अपन उच्च ताप पर गर्म करेंगे, जब पेट्रोलियम को अपन क्या करेंगे बताओ, उच्च ताप पर गर्म करेंगे, कहने का मतलब मैं टेम्परेचर को जब धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, जब टेम्परेचर को मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अलग अलग तापमान पर, अलग अलग तापमान पर हमें अलग अलग पदार्थ मिल जाते हैं। अलग अलग तापमान पर हमें अलग अलग पदार्थ मिल जाते हैं। अलग अलग तापमान पर मुझे अलग अलग पदार्थ मिल जाते हैं। अब एक बार गौर करना कि मान लो कि मैं इसको 30 या 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करता हूं, अगर मान लो कि मैं इसको 30 या 40 डिग्री के सेल्सियस पर गर्म करता हूं तो मुझे कुछ अलग पदार्थ मिलेगा। जैसे सपोज करो कि मुझे सबसे पहले मिल गया क्या, केरोसिन। आप इसको एग्जैक्ट सही मत मानना, आप इस डाटा को एकदम एग्जैक्ट सही मान मानना। अगर मैं इस टेम्परेचर को और बढ़ाऊंगा तो मुझे मान लो क्या मिल जाएगा, पेट्रोल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पेट्रोल। मान लेता हूं फिर मुझे क्या मिल जाएगा, डीजल मिल जाएगा। मान लेता हूं फिर मुझे क्या मिल जाएगा, गैसोलीन मिल जाएगा। बाद में मुझे क्या मिल जाएगा बताओ, तारपीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फिर मुझे क्या मिल जाएगा बताओ, कोल तार मिल जाएगा। फिर मुझे क्या मिल जाएगा बताओ, डांबर मिल जाएगा। और लास्ट में जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा काला काला, वो बच जाएगा, जिसको अपन जूतों के पॉलिश करने के काम में लेते हैं। इसका मतलब जो अधिकतर पदार्थ होते हैं वो किससे मिलते हैं अपन को, पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम को जब अपन अलग अलग तापमान पर गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प बन जाती है, वो वाष्प बाहर निकल जाती है और उस वाष्प को वापस ठंडा करते हैं अपन, फिर अपन को ये मिल जाता है। इसका मतलब अपन को ये द्रव वाला चीज भी समझ में आ गया। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ये जो अपने पास ठोस ईंधन है और जो द्रव ईंधन है, ये पेपर में कम आते हैं। ये अपने टॉपिक का हिस्सा था तो मैंने आपको बता दिया, अगर आएगा तो आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आपको गैस ईंधन को इतना अच्छे से रटना है कि आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखो अब अपन चलते, मैं बात करता हूँ गैसीय फ्यूल। मैं बात करता हूँ गैसीय फ्यूल की, गैस फ्यूल, गैसियस फ्यूल की बात करता हूँ। अब एक बार गौर करना, अगर मैं गैस फ्यूल की बात करता हूँ तो मेरे पास एक नंबर पे है कोल गैस। अब देखो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी नजरें केवल और केवल बोर्ड पर होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, कोल गैस को पर क्या लिखते हैं, CO लिखते हैं। सर पेट्रोल, पेट्रोल और डीजल एक नहीं है। सिमरन जी मैंने आपको अभी अभी तो बताया है, पीछे देखिएगा एक बार आप। मैंने क्या कहा आपको
कि जब अपन पेट्रोलियम को उच्च तापमान पे गर्म करते हैं, जब अपन अलग अलग तापमान पे गर्म करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले मान लेता हूं कि केरोसिन की वाष्प बनती है, वो केरोसिन की वाष्प उस पात्र के अंदर बन जाएगी और उस वाष्प को अपन बाहर निकाल लेंगे, तो उस वाष्प को अपन वापस ठंडा करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। फिर मान लो कि क्या बनता है, पेट्रोल बनता है, फिर क्या बनता है बताओ, डीजल बनता है। ये अलग अलग तापमान पर उससे अलग हो जाते हैं। पेट्रोलियम से ही सारे पदार्थ बनते हैं, लेकिन ये अलग अलग तापमान पर उनसे अलग हो जाते हैं। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कोल गैस की तो COAL लिखते हैं, तो CO से आपको CO लिखना है याद, COAL से आपको केवल CO याद रखना है। उसके बाद भी अगर मैं बात करूं इसके अंदर और कौन सी गैस होती है, H2, और उसके अंदर कौन सी गैस होती है बताओ, CH4। अब आपके पेपर में आएगा कि कोल गैस किन गैसों का मिश्रण होता है, कोल गैस किन गैसों का मिश्रण होता है, तो आपको बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और CH4 गैस। कौन कौन सी गैस का होता है बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस और मेथेन गैस। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 नंबर पे अपने पास क्या है साथियों, दो नंबर पे अपने पास है बायोगैस, और इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, गोबर गैस बोलते हैं। इसी को साथियों अपन लोग क्या बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं। अब गोबर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है, ये अपन को पता होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, ये जो गैस है ना मेरे पास, CO प्लस H2 प्लस CH4, अब आपको केवल इसके अंदर एक गैस और मिला देनी जिसका नाम है H2। इसके अंदर आपको एक गैस और मिला देनी है जिसका नाम है H2S। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं साथियों, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या काम आता है इस गैस के अंदर, ये हाइड्रोजन सल्फाइड इसके अंदर क्या काम आता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गोबर की गंध होती है। मतलब गोबर में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है बताओ, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण आती है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, समझ गए आप। अब मैं आपको बताऊं 3 नंबर पे, अब अपने पास क्या बताओ, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे अपन और गैस लेते हैं। अब मैं बात करता हूं किसकी बताओ, अब ये प्रोड्यूसर गैस होती है। इस प्रोड्यूसर गैस में किसका मिश्रण होता है, इस प्रोड्यूसर गैस की बात करूं तो इस प्रोड्यूसर गैस में किसका मिश्रण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रियंका जी, अगर गोबर गैस आपके है तो बहुत बढ़िया बात है। आपने देखा होगा कि गोबर के अंदर एक भयंकर बदबू आती है, उस बदबू का कारण क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, और इसके अंदर वही मेथेन होती है, वही हाइड्रोजन गैस और वही कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी। अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर गैस की, अब एक बार गौर करना आप, इसको याद कैसे करना है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने कभी जीवन में प्रोड्यूसर का नाम सुना है क्या, आपने कभी जीवन में प्रोड्यूसर का नाम सुना है क्या। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सुना है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि साथियों आपने कहाँ सुना था, फिर आप कहोगे कि सर हमने 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 तो फिल्म का निर्माता नाम सुना था, और फिल्मों में प्रोड्यूसर होता है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जो फिल्मों में प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिल्मों में जो निर्माता होते हैं, फिल्मों में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिल्मों में जो निर्माता होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, वो हंसते खेलते रहते हैं। का मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो पैसों के अंदर अच्छे खासे होते हैं, उनके पास खूब पैसा होता है। अगर मान लो कि आपके पास भी बहुत सारा पैसा है तो आपके चेहरे पर क्या आएगी, हंसी आ जाएगी, आप हमेशा हंसते खेलते रहोगे, क्योंकि आपको पता है पैसा ही हंसने की वजह होती है। अगर आज हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो अपन हमेशा क्या रहेंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन अगर मान लो कि अपने जेब भरे हुए हैं, देखो मैं कह रहा हूँ खुशी पैसों से नहीं मिलती है, लेकिन मैं ये समझाने की आपको तरीका बता रहा हूँ कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनके पास खूब पैसा होता है, और जो पैसा होता है वो क्या करते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। इसका मतलब वो हमेशा हंसते रहते हैं। और हंसने वाली गैस का नाम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं हंसने वाली गैस का नाम क्या है,
हंसने वाली गैस का नाम है लाफिंग गैस। क्या नाम है बताओ? लाफिंग गैस नाम है। अगर मैं लाफिंग गैस की बात करूं, अगर मैं लाफिंग गैस की बात करूं तो आपको पता होगा लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2O होता है। क्या होता है बताओ? N2O होता है। अब एक बार समझने की कोशिश करना आप यहाँ पर। मैंने आपको क्या बताया, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो निर्माता होते हैं, फिल्म निर्माता, उनके पास खूब सारा पैसा होता है और वो हमेशा हंसते रहते हैं। हंसने का मतलब क्या होता है? वो हमेशा लाफिंग करते रहते हैं। लाफिंग का मतलब हंसता हुआ। अब हंसने वाली गैस का नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O होता है। अब एक बार यहाँ इस शब्द को गौर से देखना। एक बार आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे N2O और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को उठा करके यहां से इस ब्रैकेट को मिटा करके मैं यहां लगा देता हूं। इस ब्रैकेट को मैं यहां से हटा दिया, इसका मतलब यहाँ पे तो N2 था और यहां मैंने क्या लगा दिया? इस ब्रैकेट को उठा करके यहां लगा दिया। अब देखो ये O वापस मैं यहां लिख दूंगा, ये O वापस मैं यहां लिख दूंगा। देखो आपको केवल समझना है। सर आप मेरे भाई के जैसे लगते हो। लगता हूं नहीं, ध्यान रख लेना। ये एक बार गौर करना, लाफिंग गैस की अगर मैं बात करूं तो लाफिंग गैस के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि ये फॉर्मूला होता है N2O होता है। क्या होता है? N2O। अपन को कुछ ट्रिक सेट करनी थी तो मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट उठा करके यहां रख दिया। अब आपको पता होगा एक ब्रैकेट यहां पे भी बचा हुआ था, उस ब्रैकेट को आपको क्या बनाना है? यहां पर प्लस बना देता है। अब देखो ये क्या बन गया? N2+CO। इसका मतलब प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है। हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड को ही अपन लाफिंग गैस बोलते हैं। अब मेरे पास 4 नंबर पे कौन सी गैस है? 4 नंबर पर मेरे पास है जल गैस, जिसको अपन अंगार गैस भी बोलते हैं। जिसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? अंगार गैस भी बोलते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए आप लोग, एक बार मुझे आप ये लोग बताइए कि H2O किसका फॉर्मूला है? H2O किसका फॉर्मूला है? तो आप तुरंत बता दोगे कि सर ये तो जल का फॉर्मूला है। मैंने यहाँ पे जल का फॉर्मूला तो लिखा है, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। समझने का तरीका बताता हूं, और कुछ नहीं अपने पास। आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, लेकिन ये रटने का लॉजिक है, अपन जल्दी याद रख पाएंगे। देखो यहाँ पे है H2O। अब आपको करना क्या है? यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा हुआ है। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको यहाँ से इस ब्रैकेट को उठाना है, यहाँ पे लगाना है। इसका मतलब यहाँ पर से मैं ब्रैकेट को उठा करके यहाँ रख देता हूँ। इसका मतलब यहां से ब्रैकेट हट गया और ये ब्रैकेट यहां पर भी अभी लगा हुआ है। ये ब्रैकेट पीछे वाला लगा हुआ है, लेकिन गौर करना, ये ब्रैकेट यहां लगा हुआ था, मैंने यहां लगा दिया। इसका मतलब ये ब्रैकेट यहां पर सी का काम करेगा, ये CO हो गया। अब आपको इस ब्रैकेट को उठाना है और यहां पर प्लस लगाना है। इसका मतलब क्या हो गया? H2+CO। अब आपके पेपर में आएगा H2+CO को कौन सी गैस बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं जल गैस, या फिर क्या बोलते हैं अपन? अंगार गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? जल गैस या अंगार गैस बोलते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको ये चीजें आराम से समझ में आई होगी। मैंने आपको अभी तक 4 गैसें बताई है। कितनी गैसें बताई है साथियों? मैंने आपको अभी तक 4 गैसें बताई है। 4 गैसें कौन कौन सी है मेरे पास? कोल गैस, बायोगैस, प्रोड्यूसर गैस और जल गैस। कोल गैस, बायोगैस, प्रोड्यूसर गैस और जल गैस। ये आपको चारों की चारों याद हो गई होगी। मैंने आपको तरीका बताया याद करने का। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास है 5 नंबर में। अब अपन बात करते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे अपने पास क्या है? 5 नंबर की अगर मैं गैस की बात करूं, 5 नंबर की अगर मैं गैस की बात करूं तो 5 नंबर की गैस मेरे पास क्या है साथियों? प्राकृतिक गैस। कौन सी गैस है साथियों? प्राकृतिक गैस है। कौन सी गैस है? प्राकृतिक गैस। इसको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? नेचुरल गैस बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इस पूरी दुनिया की बात करूं, देखो मैं आपको केवल समझाना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपको इस प्रकार से चीजें रटवाऊं कि आपको बार बार कॉपी उठाने की नौबत ही ना पड़े। इसको इस प्रकार से अपन को पढ़ना है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं पूरी इस दुनिया की बात करूं, अगर मैं इस दुनिया की बात करूं तो इस दुनिया में कौन नेचुरल है, कौन प्राकृतिक है? अगर मैं आपको बताऊं, इस दुनिया के अंदर केवल और केवल अपनी माँ क्या है? प्राकृतिक है।
अपनी माँ ही क्या है बताओ, केवल और केवल प्राकृतिक है। और पूरी दुनिया क्या होती है, पूरी दुनिया बकवास होती है। देखो माँ बाप की बात कर रहा हूं, अपनी क्या होती है बताओ, माँ बाप ही क्या होते हैं, अपने सबसे अच्छे करीबी होते हैं, वो ही प्राकृतिक होते हैं। उनका जो प्रेम होता है, उनका जो प्यार होता है वो अनकंडीशनल होता है, उनके पीछे कोई भी शर्तें नहीं होती है। और जितने भी अपन से रिश्ते बनते हैं वो किसी न किसी वजह से बनते हैं। जब ये वजह हट जाती है वो रिश्ते हट जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा आप। जैसे सपोज करो कि आप मुझसे जुड़े हुए हो, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। अब एक बार गौर करिएगा आप, सपोज करो कि आपका नंबर आ गया, सपोज करो कि अगर आप कांस्टेबल बन गए, क्या आप लोग बार बार इस तैयारी कर लो टीम से जुड़े हुए रहोगे क्या? आप तो नहीं जुड़े रहोगे मुझे पता है, लेकिन आप एक सलाह दोगे किसी और को कि हाँ हमारे सर ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया था और हमें वहां से पढ़ने के बाद सिलेक्शन मिल गया था, आप उनको बताओगे। लेकिन एक चीज गौर करिएगा, आपका मतलब क्या था? आपका मतलब इतना सा था ना, आपकी वजह थी यहाँ जुड़ने की। आपको लगा था कि यहाँ के सारे टीचर एक से बढ़कर के एक है और हमारा नंबर जल्दी आ सकता है, अपन यहीं से पढ़ते हैं। लेकिन जिस दिन आपका नंबर आ जाएगा, जिस दिन आपका नंबर आ जाएगा उसके बाद अपनी पढ़ाई को खत्म कर दोगे, आपका मतलब खत्म, आपका ये रिश्ता खत्म। इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी देख लेना आप, इस दुनिया में कोई भी प्राकृतिक नहीं होता, केवल माँ ही प्राकृतिक होती है। कौन होती है बताओ? माँ ही प्राकृतिक होती है। तो एम से मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं एम की मतलब की बात करूं तो एम का मतलब हो जाएगा मैथेन। क्या हो जाएगा? मैथेन। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब आपके पेपर में आएगा कि प्राकृतिक गैस किन गैसों का मिश्रण होता है। आपके पेपर में आएगा कि प्राकृतिक गैस किन गैसों का मिश्रण होता है। तो प्राकृतिक गैस किस गैसों का मिश्रण होता है? मेथेन प्लस एथेन का होता है। चलिएगा अब अपन आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर का देखते हैं। सीएनजी गैस, इसको अपन क्या बोलते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। अब देखो साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ता इस गैस में और इस गैस में, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर भी नाम क्या आ रहा है? यहाँ पर भी नाम प्राकृतिक आ रहा है। इसका मतलब ये भी प्राकृतिक है। लेकिन हुआ क्या है, हुआ क्या है, अपन ने इस गैस को थोड़ा सा संपीड़ित कर दिया है। हमने इस गैस को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया है। कंप्रेस करने के बाद क्या हो गई, उस गैस का नाम हो गया संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका मतलब ये अपने पास है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगर आप इसके अंदर मिश्रण देखोगे, ये किन गैसों का मिश्रण होता है, तो ये हमेशा उन्हीं गैसों का मिश्रण होता है। मेथेन प्लस एथेन। अब कईयों को फॉर्मूला नहीं पता तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। मेथेन का क्या होता है? CH4। और इसका क्या होता है बताओ? C2H6। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? C2H6 होता है। अब एक बार गौर करना, सर टाइम हो गया। मानवी जी टाइम अगर होगा तो मैं आपको अपनी क्लास को अपने आप बंद कर दूंगा, ठीक है? आप एक बार टाइम पर फोकस ना करें, आप केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करिएगा। आपको टाइम देखने का समय कहाँ मिलता है? मुझे एक चीज बताइए आप लोग। अगर आप वास्तव में सिंसियर हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपकी नजरें केवल और केवल जो टीचर पढ़ा रहा है ना, उनके शब्दों पर होनी चाहिए। आपके कान शब्दों पर होने चाहिए और आपकी आंखें जो मैं लिख रहा हूं उन शब्दों पर होनी चाहिए। अगर आपका ध्यान अगर टाइम पर है, अगर आप बार बार घड़ी को देख रहे हो, इसका मतलब डेफिनेटली दाल में काला हो सकता है। क्योंकि टाइम वही देखता है जिसका टाइम खराब चल रहा होता है, ठीक है? तो आपको बार बार समय नहीं देखना है, क्योंकि ये आज अपने पास नया साल का दिन है। हमें एक नई ऊर्जा यहाँ से बटोरनी है। हम चाहते हैं कि यहाँ से आप इस क्लास से एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर के जाओ और आप इस सकारात्मक ऊर्जा को पूरे साल भर कायम रखो। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि समय हो गया है। मैं जानता हूं कि समय कब होगा, मैं क्लास को अपने आप ऑफ कर दूंगा, समझ गए आप? लेकिन आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड पर होना चाहिए। अगर आप लिख रहे हो तो आपका अपना ध्यान कलाई पर भी होना चाहिए, लेकिन आपका ध्यान घड़ी पर नहीं होना चाहिए। समझ गए आप? चलो मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है? अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं बात करूं इस सीएनजी गैस का उपयोग कहाँ होता है, इस सीएनजी गैस का उपयोग कहाँ होता है? गाड़ी मोटरों में ईंधन के रूप में, गाड़ी मोटरों में ईंधन के। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं कि 7 नंबर की गैस अपने पास क्या है।
अपन ने प्राकृतिक गैस पढ़ ली, सीएनजी पढ़ ली। अब अपन बात करते हैं किस गैस की, एल, इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। अब ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या होती है? अगर मैं बात करूं ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहाँ होती है, ये घरों के सिलेंडर जो होते हैं अपने, इन घरों के सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी जाती है? घरों में रसोई गैस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एलपीजी का यूज किया जाता है। अब आपको याद कैसे रखना है, आप देखते होंगे कि अपने घरों में ये जो एलपीजी गैस होती है, ये एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर द्रव रूप में भरी जाती है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूँ। सिलेंडर में द्रव रूप में क्या होती है बताओ? सिलेंडर में द्रव रूप में ये क्या होती है बताओ? भरी होती है। अगर मैं और बात करूं इसी एलपीजी की, अगर मैं बात करूं, अगर मैं आगे बात करूं इसके अंदर अपने पास ये जो होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि अपने घरों में एक लाल लाल कलर का क्या होता है? सिलेंडर होता है। अपने घरों में एक लाल कलर का क्या होता है बताओ साथियों? सिलेंडर होता है। अपने घरों के अंदर एक लाल लाल कलर का क्या होता है बताओ? सिलेंडर होता है। अपने घरों में जो ये सिलेंडर होता है, अगर मैं बात करूं ये देखो अपने पास होता है, ये क्या होता है बताओ? अलग अलग, सॉरी, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये जो गैस होती है अपने पास, यहाँ पर कौन सी गैस भरी होती है बताओ? एलपीजी गैस भरी होती है। इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है साथियों? इसके अंदर एलपीजी गैस भरी होती है। जब आप इस गैस से भरी हुई सिलेंडर को उठाओगे तो आपकी बीपी क्या हो जाएगी बताओ? हाई हो जाएगी। आपकी बीपी क्या हो जाएगी बताओ? हाई हो जाएगी। पी से क्या हो जाएगा? पी से क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसका मतलब एलपीजी गैस किन गैसों का मिश्रण होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10, C3H8। इसका क्या होता है? C3H8। इसका मतलब ये मेरे पास क्या होगी बताओ? एलपीजी गैस हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ 8 नंबर पे सिगरेट लाइटर वाली गैस। सिगरेट लाइटर में, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? सिगरेट लाइटर के अंदर, अब एक बार मुझे बताना, एक बार आप, सिगरेट लाइटर के अंदर केवल कौन सी गैस होती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? केवल ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है बताओ साथियों? ब्यूटेन गैस। कौन सी गैस होती है बताओ?
अब अगर मैं बात करूं, ये आपको समझ में आ गया होगा, 5 6 7 8 9, मतलब अपन ने ईंधन वाला चैप्टर को पूरे से अच्छी तरीके से अपन ने कर लिया है। अगर मैं समय देखूं तो अपने पास समय कितना हो गया, 12:30 बज चुका है। कितना बज चुका है अपने पास, 12:30 बज चुका है। अपने पास केवल और केवल कितने मिनट बचे हुए हैं, 10 मिनट बचे हुए हैं। आप कहो तो आपको रिविजन करा दूं, आप कहो तो अपन नया टॉपिक शुरू कर देते हैं। चलो मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ा देता हूं जो अपन बहुत जल्दी कर लेंगे, जिसका नाम है अपने पास केमिकल फॉर्मूला। देखो मैं इसकी पीडीएफ आपके लिए लेकर के आया हूं, पहले से इसकी मैं पीडीएफ लेकर के आया हूं, आपको दिखा देता हूं। ये मेरे पास पीडीएफ है। अब एक बार गौर करना, आपको दिख रहा होगा अपने पास टॉपिक का नाम क्या है, अपने पास टॉपिक का नाम क्या है। अपने पास टॉपिक का नाम क्या है साथियों, रासायनिक सूत्र है। अपने पास टॉपिक का नाम क्या है साथियों, रासायनिक सूत्र है। अब देखो ये जो सामने आपको टॉपिक दिख रहा है, ये आपको रटना पड़ेगा, इसमें समझाने वाली चीजें नहीं है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसकी पीडीएफ आपके लिए लेकर के आ गया, ताकि मुझे भी ज्यादा समय ना लगे और अपन को आराम से चीजें समझ में भी आ जाए। क्योंकि अपना सिलेबस है ना, वो जल्दी पूरा हो जाए और आपका सपोर्ट क्या सकता है, और कुछ नहीं है। अब एक बार गौर करना, सबसे पहले वाला नाम क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले वाला नाम लिखा हुआ है चौक। अगर मैं सबसे पहले वाले नाम की बात करूं तो सबसे पहले वाला नाम क्या लिखा हुआ है, चौक लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं चौक की, तो चौक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, CaCO, क्या होता है बताओ, CaCO3 होता है। इसका मतलब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। क्या हो गया साथियों, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर पे लिखा हुआ है सुहागा। 2 नंबर पे साथियों क्या लिखा हुआ है बताओ, सुहागा लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं सुहागे का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको अपन बोरेक्स बोलते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको अपनी मेमोरी में सेट करना पड़ेगा। समझ गए आप, ये केवल 5 या 10 मिनट की क्लास है, इसमें अपना हो पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको ये बहुत अच्छी तरीके से रटने पड़ेंगे, आपको ये रटने पड़ेंगे, आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएगी। अगर मैं बात करूं यहां पर देखना एक बार आप, यहां ये सुहागा है। सुहागे का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2। क्या होता है बताओ, Na2B4O7.10H2 होता है। अगर मैं बात करूं फिटकरी की, तो फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4। Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट 24H2O। डॉट कितना होता है बताओ, 24H2O होता है। अगर मैं यहां बात करूं, मेरे पास उसके बाद में क्या बताओ, देखो इसको फिटकरी बोलते हैं, और ये मेरे पास नाम क्या बताओ, जिप्सम है। क्या नाम है साथियों, जिप्सम। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। जबकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaS4.2H2। कितना होता है बताओ, 2H2O। CaSO4.2H2O होता है, CaSO4.2H2O होता है। अगर मैं उसके बाद में बात करूं, देखो यहां पे देखो ये जो नाम लिखा हुआ है, नीला थोथा, हरा थोथा, एक और आएगा मेरे पास, एक आता सफेद थोथा, मैं आपको लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है नीला थोथा, यहाँ पे लिखा हुआ है हरा थोथा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, ये थोड़ा सा गलत है, मैं आपको एक बार बाद में दिखा दूंगा। एक बार गौर करना, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। अगर आपके पास आएगा क्या, अगर मैं बात करूं किसकी, POP की, अगर मैं यहां पर बात करूं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2। कितना होता है बताओ, हाफ H2O होता है। कितना होता है साथियों, हाफ H2O होता है। कितना होता है, हाफ H2O होता है।
ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार गौर करना, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है नीला थोथा। ये नीला थोथा क्या होता है? नीले थोथे की अगर मैं बात करूं, देखो 3 नाम है, नीला थोथा, हरा थोथा, सफेद थोथा। मैं तीनों को साथ में लिखा दूंगा। एक बार अपन देखते हैं शुष्क बर्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो थोथा क्या होता है सुरेश जी, मैं आपको बताऊंगा। ये तीनों एक बार मैंने पेंटिंग रख दिए हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखना, शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। लेकिन ये किस रूप में होती है? ये CO2 गैस होती है, लेकिन जब CO2 को अपन ठोस में बदल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? शुष्क बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शुष्क बर्फ। उसके बाद में मेरे पास क्या बताओ? कास्टिक पोटास। क्या नाम है बताओ मेरे पास? कास्टिक पोटास नाम है। क्या नाम है साथियों? कास्टिक पोटास। अगर मैं बात करूं कास्टिक पोटास की, तो कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बताओ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? KOH। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? KOH। उसके बाद में मेरे पास है स्प्रीट। मेरे पास क्या बताओ? स्प्रीट। अब ये स्प्रीट क्या होता है? अभी ये स्प्रीट, कविता जी अगर आपको सारे फॉर्मूले याद है तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा। ये आपके पेपर में जब कभी भी आएगा तो आप गलती करने से बच जाओगे। लेकिन जिनको याद नहीं है उनको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा कॉपी पेन से, इतना आसान नहीं है। एक बार गौर करना, स्प्रिट क्या होता है? आप कई बार देखते होंगे कि जब अपन स्प्रे को अपने हाथों पर गिराते हैं, जब अपन स्प्रे को अपने हाथों पर गिराते हैं तो अपन को अपने हाथ एकदम ठंडे लगते हैं। इसका मतलब कुछ समय के लिए जब अपन को हाथ ठंडे लगते हैं तो वो क्या होता है? स्प्रिट होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? स्प्रिट बोलते हैं एक प्रकार से। इसका मतलब स्प्रिट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मैथिल अल्कोहल। स्प्रिट का फॉर्मूला क्या होता है? मैथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है? मैथिल अल्कोहल। फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। क्या होता है बताओ? CH3OH। उसके बाद में मेरे पास क्या बताओ? एल्कोहल। उसके बाद में मेरे पास क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या होता है? एथिल अल्कोहल। फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। क्या होता है बताओ? C2H5OH। अगर मैं बात करूं बाद में खाने के सोडे का, क्या नाम है बताओ? खाने के सोडा। खाने के सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है बताओ? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब याद कैसे रखना है मुझे एक चीज बताओ आप, अपन खाना खाने के बाद क्या कर देते हैं? टाटा बाय बाय कर देते हैं। जब अपन लोग खाना खाते हैं तो अपन क्या कर देते हैं? टाटा बाय बाय कर देते हैं। टाटा बाय बाय का मतलब क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा। कितना आएगा बताओ? सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। उसके बाद धोने के सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? Na3CO3 डॉट 10H2O भी लगाना है यहाँ पे, डॉट 10H2O भी लगाना है। Na2CO3 डॉट 10H2O भी लगाना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये धोने के सोडे का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, लेकिन 10H2O भी आपको लगाना है। उसके बाद में मेरे पास सोरा। मेरे पास क्या बताओ? सोरा। एक तो सोरे का अमल होता है लेकिन एक नाम केवल सोरा होता है। सोरे का फॉर्मूला होता है KNO3, जबकि सोरे के अमल का क्या होता है? HNO3। सोरे के अमल का क्या होता है? HNO3 होता है, जबकि सोरे का क्या होता है बताओ? KNO3। अब अपने पास है बुझा हुआ चुनना। अगर मैं बात करूं बिना बुझे हुए चुनने की, तो बिना बुझे हुए चुनने का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बिना बुझा चुनना। अगर इसके अंदर पानी मिला दे देंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaOH, फिर ब्रैकेट बंद, बाद में 2, CaOH2। अगर उसके बाद में मेरे पास है लाफिंग गैस। मेरे पास क्या बताओ? लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। अभी हाल फिलहाल में अपन ने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या होता है? N2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल दवा का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपन बोलते हैं पोटेशियम परमैग्नेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैग्नेट। फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? KMnO4। उसके बाद में मैं बात करता हूं चुनना का। उसके बाद में बात करता हूं चुनने का, जो अभी भी मैंने बताया बिना बुझा हुआ चुनना। अभी भी मैंने बताया जो बिना बुझा हुआ चुनना, फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। उसके बाद में मेरे पास है बताओ लाल सिंदूर। जिस प्रकार से मेरे पास लाल दवा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से ये लाल सिंदूर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लाल सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है? लेड परऑक्साइड। क्या होता है बताओ? लेड परऑक्साइड। ये फॉर्मूला कब पूछा गया था? LDC के पेपर में पूछा गया था। कहां पूछा गया था बताओ? LDC के पेपर में पूछा गया था। अधीनस्थ बोर्ड ने एक एग्जाम करवाया था LDC का, उसके पेपर में पूछा गया था।
लाल सिंदूर का फॉर्मूला Pb3O4, Pb3O4। उसके बाद में मेरे पास क्या बताओ, नौसादर। क्या नाम है, नौसादर। नौसादर का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। ये मैंने आपको कहाँ बताया था, मुझे याद है, जब मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ाया था, जब मैंने पदार्थ एवं इसकी अवस्था बताया था, तो मैंने आपको एक नाम बताया था, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को अपन क्या बोलते हैं, नौसादर बोलते हैं। ये उद्वादन करता है। उसके बाद में मेरे पास है TNT। ये TNT क्या होती है, एक प्रकार से बारूद होती है। ये TNT क्या होती है, बारूद होती है। इसका रासायनिक नाम है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रो टोलुइन होती है। ट्राई नाइट्रो क्या होती है, टोलुइन होती है, सॉरी, ट्राई नाइट्रो टोलुइन होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H2CH3NO2 की होल ट्राइस। NO2 की क्या होती है, होल ट्राइस। फिर आपको याद रखना क्या, स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10 और O5। अंगूर के, मतलब अंगूर के रस का, अंगूर का रस है ये, अंगूर के रस का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ किसकी, सिरके की। अपने सिरका वाला कहाँ पढ़ा था, अपने सिरका वाला कहाँ पढ़ा था, अपने पढ़ा था अमल वाले चैप्टर में। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, मुझे याद है। उसके बाद में अपने पास है स्लेट। अपन जब बच्चे थे तो हम लोगों ने एक चौक से एक अपन स्लेट के ऊपर लिखा करते थे। वो स्लेट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपको समझ में आया होगा। अगर मैं उसके बाद में बात करूं तो मेरे पास और बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो और बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। और भी मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले साधारण नमक। साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया था, क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। अगर मैं बात करूं घावन सोडे का, घावन सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम धोने का सोडा बोलते हैं, क्या होता है, Na2CO3। उसके बाद में कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा अपन ने नहीं देखा, कास्टिक सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। कास्टिक सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। उसके बाद में अपने पास है संगमरमर। संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अपन ने गौर करना है बार, अपन ने यहां पढ़ा था शुरुआत में चौक, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी कैल्शियम कार्बोनेट को अपन क्या बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। इसी को अपन टाइल बोलते हैं, इसी को अपन चौक बोलते हैं, इसी को अपन चुन्ना बोलते हैं, कई चीजें बोलते हैं इसको अपन। लाफिंग गैस का फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। कई बार क्या होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, CaCl2। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं उसके बाद में अपन ने जिप्सम का देख लिया, अपन ने शुष्क बर्फ का देख लिया, अपन ने फिटकरी का देख लिया। अपन को चिल्ली साल्ट मीटर का याद रखना है। देखो आपने एक नाम देखा होगा, KNO3। KNO3 को अपन बोलते थे सोरा। क्या बोलते थे, सोरा। अब यहाँ पे अपने पास है NaNO3। इस NaNO3 को अपन क्या बोलते हैं, इस NaNO3 को अपन क्या बोलते हैं, चिल्ली साल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, चिल्ली साल्ट मीटर बोलते हैं। अब देखो एक बार यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सुहागा, अपन ने पढ़ लिया। अब अपने पास लिखा हुआ है नीला तोता, यहाँ पे लिखा हुआ है हरा सफेद तोता, यहाँ पे लिखा हुआ हरा तोता। अब मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, सबसे पहले मेरे पास है नीला तोता। अगर मैं बात करूं नीले तोते के फॉर्मूले की, तो नीले तोते का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, CuSO4 डॉट 7H2O। CuSO4 डॉट 7H2O। अगर मैं बात करूंगा सफेद तोता, जिसको अपन उजला तोता भी बोलते हैं, सफेद तोते का फॉर्मूला होता है ZnSO4 डॉट 5H2O। कितना होता है बताओ, 5H2O। यहां पर आपको क्या लगाना है, यहां पर अपन को क्या लगाना है, यहां पर अपन को लगाना है 5H2O। क्या लगाना है, 5H2O लगाना है। समझ गए। नीले के बाद में सफेद, सफेद के बाद में अपन को क्या लगाना है, हरा तोता। क्या लगाना है, हरा तोता। हरे तोते का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 डॉट 7H2O। क्या होता है, 7H2O।
अब आपको याद रखना है जो सफेद होता है ना उसमें केवल 5 आएगा, और तीनों में क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, 7 आएगा। मतलब सफेद के अंदर 5 आएगा, दोनों में क्या आएगा बताओ, 7 आएगा। उसके बाद में अपने पास क्या बताओ, उसके बाद में अपने पास कड़ी चुनना, उसके बाद में अपने पास है बखरा चुनना, स्लैग्ड लाइम। उसके बाद सिंदूर का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, HGS। अपने लाल सिंदूर वहां देखा था, यहाँ पे सिंदूर का क्या होता है बताओ, HGS। सोरे का अपने देख लिया, सोरे के अमल का देख लिया, नमक का आपने देख लिया, इसका देख लिया, इसका देख लिया, इसका भी अपने देख लिया। अब आपको याद रखना गेलेने का, गेलेना लेड सल्फाइड, इसका होता है PBS। गेलेने का होता है PBS। उसके बाद में मेरे पास TNT, TNT पे मैंने देख लिया, अपनी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देख लिया। अब अपने पास है साल्ट केक, ये भी अपने देख लिया, साल्ट केक बोलते हैं इसको अपन। साल्ट केक का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। उसके बाद है मेरे पास क्या, उसके बाद में मेरे पास है ग्लोबल लवण। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लवण का फॉर्मूला क्या होता है, होता तो यही है Na2SO4, होता तो यही है, लेकिन इसके अंदर 10 अणु पानी के मिले होते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ग्लोबल साल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों, ग्लोबल साल्ट बन जाएगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर मैं बात करूं उसके बाद में, जो अपने पास मिट्टी होती है, जो बालू होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। इसको अपन सिलिका भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, सिलिका भी बोलते हैं। उसके बाद में मेरे पास है श्वेत पोटास, इसका फॉर्मूला होता है KClO3। इसको अपन क्या बोलते हैं, KClO3। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, KClO3, श्वेत पोटास बोलते हैं। उसके बाद में मेरे पास चाइना व्हाइट, जिंक ऑक्साइड बोलते हैं इसको अपन। ये आप एक बार देख लेना। मार्स गैस का याद रखना है, मार्स गैस किसको बोलते हैं, मेथेन को ही बोलते हैं मार्स गैस, ये आपको याद रखना है। एल्कोहल अपन ने देख लिया, चीनी अपन ने देख लिया, अमलराज अपन ने देख लिया। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, भारी जल का फॉर्मूला होता है साथियों कितना, कितना होता है, D2O होता है। अब देखो साथियों, अपनी क्लास का एकदम से टाइम हो गया है, अपना टाइम 10 मिनट ज़्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं, नया साल था, एक नई ऊर्जा थी मेरे अंदर भी, और मैंने आपको वो ऊर्जा डिलीवर करी है। अब साथियों, मैं आपको जाते समय एक ऐसा संदेश देना चाहूँगा, एक छोटा सा संदेश। देखिए कौन जी सर, अरे जब ये PDF आपके या फिर अपनी ऐप में जब डाउनलोड हो जाएगी, तो आप इसको जूम कर करके आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साथियों, आज आप लोगों को पता होगा नया साल था, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग एक प्लान बनाते हैं, मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। लेकिन होता क्या है, हमारी जो वास्तव में जो आदतें होती है, उनको छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपने अगर प्लान बनाया 18-18 घंटा पढ़ने का, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप पहले 4 घंटा पढ़ते थे, मतलब 2021 में, तो आपको क्या करना है, उस टाइम को धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर आप एकदम से बढ़ाओगे ना, तो वो टाइम आप उसको प्लान करे करे प्लान को लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है। अगर आप हर रोज 4 घंटे पढ़ते थे, तो आपको अब को 6 या 7 घंटे पढ़ने हैं। ये मत कहना कि मैं 12-12 घंटे पढ़ूंगा, 16-16 घंटे पढ़ूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, टाइम को धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर आपके अंदर सुधार दिखे, आपको 21 दिन तक, आपको शुरुआत के 21 दिन तक 2 से 3 घंटे करने हैं, उसके बाद में आपको टाइम बढ़ाना है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस अपन इतना ही पढ़ेंगे। अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अपनी ऊर्जाओं को लगातार बनाए रखना।